तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम मेरे नसीब कितनी इंपॉर्टेंस रखते हो। नहीं अस्मारा, मैं तुम्हारे नजदीक बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि अगर रखता होता तो हम इस इशू पे बार बार डिस्कशन ना कर रहे होते। हम एक दूसरे के साथ कोई भी बात शेयर करें तुम्हारे नजदीक ये काबिल एतराज क्यों है? काबिल एतराज नहीं है, लेकिन बार बार इसी टॉपिक पे हर वक्त डिस्कशन करना मेरे लिए काबिल एतराज बात है। इट रियली पुट्स मी ऑफ। मुझे समझ नहीं आती कि तुम इतनी नैरो माइंडेड और इतनी रिजिड सोच क्यों रखते हो। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड। मैंने कब तुमसे कहा था कि मैं जिंदगी में तुम्हें एक परफेक्ट आदमी बन के दिखाऊंगा? मेरे अंदर फ्लॉज हैं। तुम्हारा मैंने तुमसे कब ये कमिट किया था कि मैं जिंदगी में तुम्हारी हर बात से एग्री करूंगा, चाहे मुझे कितनी भी स्टूपिड क्यों ना लगती हो। तुम कब से एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की तरह सोचना शुरू होगा? मुझे नहीं पता कि तुम किस सोच को एक टिपिकल मेल शोविनिस्ट की सोच समझती हो। मुझे औरतों का लिबरल होना बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम्हें इस बात का हमेशा से पता है। और मुझे हरगिज ये बात पसंद नहीं कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के के साथ मुंह उठा के कभी भी निकल जाए। वो कोई भी लड़का नहीं है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तुम उसे जानते हो, तुम उसे मिले हुए हो। हाँ स्मारा, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए मुझे तुम्हारे उससे मेल जोल पर एतराज है। तुम्हें पहले तो कभी इस तरह एतराज नहीं। तब तुम मेरी मंगेतर नहीं। मंगेतर तुम्हारी गुलाम तो नहीं। तुम अगर इसे गुलामी समझती हो तो आई रियली कांट से एनीथिंग, क्योंकि ये अक्लमंदी की बात नहीं है। राइट, तुम क्या चाहते हो कि मैं गाय भैंसों की तरह अपना सर हिलाती रहूं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर बात के साथ अग्री करूं, अपने दोस्त छोड़ दूं, तो फिर मुझे तुम अकलमंद कहना शुरू हो जाओ? अस्मारा, मुझे तुम्हारे दोस्तों से मिलने पे एतराज नहीं है। ये मैं बात तुमसे बहुत दफा कर चुका हूं, बट आई रियली माइंडेड कि जब तुम ऐसे लोगों से मिलती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन वो मुझे पसंद है क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है। And there's nothing wrong with that. तुम क्या चाहते हो? मैं उन लोगों से सिर्फ दोस्तियां करूं जिनके साथ तुम्हारा माइंडसेट मिलता हो, जो तुम्हें पसंद हो, जिनके साथ मेरी बिल्कुल भी कोई कंपैटिबिलिटी ना हो। तो वे चाहते हो? तुम्हारा मैं ये चाहता हूं कि तुम फैसला कर लो कि तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मेरी लाइक्स और डिसलाइक्स या तुम्हारी लाइक्स और डिसलाइक्स। बिकॉज इफ वी डोंट कोऑपरेट, हम ये मसला नहीं हल कर सकेंगे। तुमने सारा से बात की? की थी बात, और बहुत डिटेल में। वो वापस नहीं जाना चाहती जब तक कि फरहान खुद आकर उससे बात ना करे और यकीन दहानी ना करवाए, उसे भी और हमें भी। कैसी यकीन दहानी? इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि किस किस्म की यकीन दहानी की जरूरत है। देखो कदर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैंने फरहान से बात की थी और उसकी बातें सुनकर मैं तो शर्मिंदा हो गया हूं। सारा बच्चों जैसा रवैया कर रही। मेरा मतलब है कि मैं इस मजीद सूरत हाल को खराब करूं ये शर्त लगा के कि फरहान यहाँ पर आए, पहले सारा से माफी मांगे, उसे वो सब कुछ करने की इजाजत दे जो वो करना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह मसला हल हो जाएगा? फरहान को अगर सारा से कोई शिकायत थी तो उसे सारा से बात करनी चाहिए थी। वो क्या हर तीसरे चौथे बंदे के सामने अपने किस्से लेकर बैठ जाता है? उसने किसी तीसरे चौथे बंदे से बात नहीं की। उसने जारून से बात की है जो उसका भाई है, उसने तुमसे और मुझसे बात की है जो उसके पेरेंट्स हैं। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आप दोनों बाप बेटे इतनी ब्लाइंडली उसे क्यों फेवर कर रहे हैं। अपनी बेटी से आपको कोई हमदर्दी नहीं है और वो शख्स उससे हमदर्दी कर रहे हैं जिसने आपकी बेटी की जिंदगी अजाब बनाकर रखी हुई है। मैं बेजा हिमायत करके अपनी बेटी की जिंदगी तबाह करवा दूं जैसे तुम करवा रही हो। मैं माँ हूं उसकी। कौन सी माँ चाहेगी कि उसकी बेटी का घर टूटे? आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि सारा जो कुछ कर रही है मेरी वजह से कर रही है?
मैं उसे गलत मशवरे दे रही हूँ ताकि उसकी और फरहान की सेपरेशन हो जाए, यही कहना चाहते हैं आप? इस घर का सबसे बड़ा मसला यह है कोई किसी की बात नहीं सुनना चाहता। क्यों नहीं सुनता? मैं सुन रही हूँ ना, बोले। देखो गजल, इस स्टेज पर हमने अपनी बेटी की बेजा हिमायत नहीं करनी, उससे मसला बिगड़ जाएगा। हमें कोई ऐसा हल तलाश करना चाहिए जिससे दोनों का पैचअप हो जाए। और इस पैचअप के टर्म्स क्या होंगे? इन टर्म्स पर कि सारा घर में बंद होकर बैठ जाए, कनीजों की तरह फरहान की खिदमत करे, जो फरहान चाहे सारा वैसे ही करे। आपके नजदीक अगर इसे घर बसना कहते हैं तो प्लीज ऐसे घर से ना बसना बेहतर है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। नहीं, तैयारी का हो गई है तकरीबन। तुम अपना बस काम अपना कंप्लीट कर लो, अपनी तबीयत सही रखो प्लीज़। हाँ नहीं, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है ना असल में आजकल। हाँ ये तो है। अच्छा नईमा, मैं फिर तुमसे बात करती हूँ और कल फिर 10 बजे मिलते हैं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज़। क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है लेकिन दिमाग खराब है। ओह, मेरी बेटी के दिमाग को क्या हो गया? मेरे दिमाग को नहीं, ज़ारून का दिमाग खराब हो चुका है। क्या किया ज़ारून ने? अब देखिए, ये भी कोई बात है करने वाली? हर चीज़ उसको मेरे बारे में बुरी लगती है। मैंने फेसबुक के ऊपर तस्वीरें अपलोड की एंड ही वाज ऑब्जेक्टिंग टू दोस। आई मीन, मैंने उससे कहा कि इसको इतनी बुरी लगती हैं तो ना देखिए उनकी तरफ। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। समझ नहीं आती क्या हो गया उसको। पहले तो हर जगह मेरे साथ जाता था, लेकिन अब हर जगह मेरे साथ नहीं जाता तो मैं अपने दोस्त तो नहीं छोड़ सकती ना। एकदम ही गैरत जाग उठी है उसकी। समझ नहीं आता ज़ारून को क्या हुआ। पहले तो वैसा नहीं था, तुम दोनों में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती थी। मुझे तो लगता है कि सब फेक था। बेटा कहीं और कुछ चक्कर तो नहीं है? कैसा चक्कर? शायद किसी और लड़की का चक्कर। बस मैंने कह दिया आपसे, आप हमाद का एडमिशन किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में करवाएं। मेरा बेटा ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी से नहीं मास्टर्स करेगा, एमए करेगा तो किसी अच्छी जगह से, जैसे आपकी बेटियां पढ़ने गई थी। बच्चियों ने जो कुछ भी किया है ना, अपनी मेहनत से किया है। और तुम्हारे बच्चे ने ग्रेजुएशन भी की है तो 2nd डिवीजन में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखला नहीं मिलेगा। अरे मैं कौन सा कह रही हूँ कि मेरिट पे एडमिशन करवाएं, मैं तो कह रही हूँ कोई सिफारिश ढूंढे। सिफारिश कौन सी है मेरे पास? कौन है मेरा लाहौर में या हैदराबाद में? मैंने कौन सा कहा है कि किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराएं। सीधा सीधा एमए कराने को तो कहा है, उसमें क्या मसला? बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? जानबूझ के करती हो ऐसा। और बाबा, कराची यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से दाखला नहीं मिल सकता। या मेरिट में मिलता है या फिर मिलता है कि बहुत बड़ी सिफारिश हो। मेरिट तुम्हारे बेटे में नहीं है और सिफारिश मेरे पास नहीं है। हाँ तो आप कशिफ से कहिए ना, सरकारी नौकरी पे लगी हुई है, 100 जानने वाले होंगे उसके, भाई के लिए इतना करा देगी। मैं कशिफ से कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने उन तीनों बेटियों के लिए कुछ भी नहीं किया। अब आप गड़े मुर्दे ना उखेलने बैठे। क्या नहीं किया आपने? सब कुछ तो किया है। और नहीं भी किया तो क्या हुआ? बाप तो है ना आप। आप एक बार आफिया या कशिफ से बात करके तो देखें। आप ही कहते हैं कि आपकी उस घर में बड़ी इज्जत है, आप कहेंगे तो वो टालेंगी थोड़ी। ज़ारून, क्या हो गया तुम्हें? तुम क्या किसी और लड़की में इंटरेस्टेड हो? क्या मतलब है इस सवाल का? देखो, नाराज मत हो। तुम मुझसे बहुत नाखुश लगना शुरू हो गए हो। तुम्हें मेरी हर चीज पे एतराज है, हर बात पे तुम मुझे रोकते हो, टोकते हो। अगर तुम इस मंगनी से नाखुश हो, इस रिलेशनशिप से नाखुश हो, तुम मुझे बता दो। We don't have to go on with this. लेकिन जानबूझ के इस तरह की हरकतें ना करो and don't make me hate you. असमारा, अगर मैं किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होता ना तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देता, तुमसे झूठ ना बोलता। तुम ये क्यों नहीं मानने को तैयार कि अगर हमारे रिलेशनशिप में कोई मसला है तो तुम्हारे लाइफस्टाइल और एटीट्यूड की वजह से है, किसी और दूसरी तीसरी लड़की का नहीं है दखल कोई। ज़ारून, तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम्हें
मालूम है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हमारी रिलेशनशिप इतनी वीक तो नहीं है कि मेरी लाइफस्टाइल से वो रिलेशनशिप अफेक्ट हो। अस्मारा, मोहब्बत कभी भी अनकंडीशनल नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि तुम मेरी पसंद नापसंद का ख्याल ना करो और रिलेशनशिप भी इफेक्ट ना हो। मैं तुम्हें बार बार ये बात समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं औरतों के उस फ्रीडम के कॉन्सेप्ट में नहीं बिलीव करता जो कि तुम प्रैक्टिस करती हो, और तुम तो मेरी बात सुनने तक को तैयार नहीं हो। जरूर, तुम जब ऐसी बातें करते हो ना, यू साउंड लाइक अ कंप्लीट रिटार्ड एंड अ हिपोक्रेट। ठीक है अस्मारा, मैं मुनाफिक हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह साफ साफ बता रहा हूं कि मेरे अंदर वो स्टैमिना नहीं है इस रिलेशनशिप को उस तरह चलाने का जिस तरह का रिलेशनशिप मेरे घर में हमेशा चलता है और जिसकी वजह से मैंने सफर किया है। क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी अम्मा एक बहुत ही वंडरफुल, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग औरत है। उन्होंने जिस तरह तुम्हारा घर रखा हुआ है, जो परवरिश दी है, कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने, और फिर भी तुम्हें इस पे एतराज है। What you talking about? अस्मारा, मैं तुम्हें अपनी घर की कंडीशन पर ब्रीफिंग नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बस ये कहना चाह रहा हूं कि मैं उस तरह का घर नहीं बनाना चाहता जिस तरह का घर मेरे पेरेंट्स ने बनाया था। और अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही तो मैं ना तुम पे जोर जबरदस्ती कर सकता हूं और ना ही करना चाहता हूं। बेहतर ये होगा कि तुम आराम से सोच लो, हम अच्छे दोस्तों की तरह अलग हो, ये अच्छा होगा, बजाय इसके कि हम आगे जाके बेटर पार्टनर्स की तरह एक दूसरे को बुरा भला कह के अलग हो। ठीक है। डैड, आपने बुलाया था? हाँ, आओ बैठ। कहीं जाना वाना तो नहीं? नहीं, फिलहाल तो नहीं। गुड। इब्राहिम का फोन आया था। Oh, really? कैसे अंकल? इट्स फाइन। तुम्हारे और अस्मारा के बारे में बात करना था। मेरे और अस्मारा के बारे में? क्या मतलब? अस्मारा को तुमसे कुछ शिकायत है, उसको डिस्कस करने के लिए उसने मुझे फोन किया था। मैंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो उसे लेकर डिनर पे आ जाओ, आमने सामने बैठ के डिस्कस कर लेते। कहता है वीकेंड पे बताऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे और अस्मारा के बीच में क्या प्रॉब्लम है? वही जो सारा और फरहान के बीच है, और वही जो आपके और मामा के दरमियान है। मैं समझा नहीं। डैड, अस्मारा wants to live life according to her will. वो अपने तरीके, अपने वैल्यू से जिंदगी जीना चाहती है। मेरी मर्जी, मेरी पसंद नापसंद उसके लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। इब्राहिम का फोन सुनकर मुझे अफसोस हो रहा है तुम पर कि तुम अस्मारा पर पाबंदियां लगाते हो। वो अभी अपने माँ बाप के घर में है तो अपने माँ बाप के तरीके से रहेगी ना। जिस दिन तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी बनकर आएगी तो तुम्हारे तरीके से रहेगी। सॉरी डैड, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि मुझे इस बात का 1% भी यकीन होता कि अस्मारा शादी के बाद मेरी मर्जी से रहेगी या इस घर के तरीके से। खैर छोड़ें इस बात को डैड। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे इस घर के तरीके भी सही नहीं लगते। बोल, क्या खराबी है इस घर के तरीके में? डैड, खराबी कोई नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसी बीवी इस घर में लेके आऊं जो सारा या मामा का लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे। डैड, जो पिछला 1-1.5 साल मैंने जॉब पे या ट्रेनिंग पे गुजारा है, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं, और इस चीज की वजह से मेरी इनसिक्योरिटीज बिल्कुल बढ़ सी गई हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक ऐसी बीवी इस घर में लाना चाहता हूं जो कि इस घर की कैदी बन जाए, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि फ्रीडम के नाम पे वो मुझे अपना नौकर समझे। आई थिंक इट विल बी बेटर कि आप इब्राहिम अंकल से ये सब बातें डिस्कस करें और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें।
मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपका बेटा इतना तंग नजर कैसे है। देखिए वो तंग नजर नहीं है, मगर कुछ मामलात को अपने लिहाज से सोचता है। हमारी तो इकलौती बेटी है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि हमारी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो जो शादी के बाद उसको घर से भी ना निकलने दे। नहीं समरा, वैसी बात भी नहीं है। मतलब ज़ारून इस तरह से तंग नजर नहीं है। अभी जुनैद कह रहे थे ना कि वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, बस और कुछ भी नहीं। हम सारे मिलकर बैठेंगे, उसको समझाएंगे, आई एम श्योर वो समझ जाएगा। देखो, शादी से पहले बहुत सारी चीजें कॉमन नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद बहुत सारे मामला हल हो जाते हैं। शायद तुम बिल्कुल ठीक हो, लेकिन अगर शादी से पहले इतने प्रॉब्लम्स हैं तो शादी के बाद क्या होगा? मेरी तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपका बेटा चाह क्या रहा है। अब एक नई मुसीबत खड़ी कर दी उसने हमारे लिए। सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी बेटा है। मेरा बेटा वो जरूर है, लेकिन उसकी बहुत सारी आदतें और सोच आपकी तरह कंजर्वेटिव है, एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव, और उसी का नतीजा अब हम भुगत रहे हैं। अगर मेरी सोच कंजर्वेटिव होती ना, तो मैं सबसे पहले तुम्हें घर पे बिठाता और तुम्हें इतनी आज़ादी कभी ना देता जितनी मैंने तुम्हें दी हुई है, जिसके लिए मैं बाज़ दफ़ा पछताता भी हूँ, खास तौर पर अपने बच्चों की बड़ी बड़ी खामियां देखकर। तुमने अपने प्रोफेशन की वजह से उनको इग्नोर किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आपने पहले तो मुझे कभी इतना ब्लेम नहीं किया। आज आपको मेरी तरबियत में खामियां नजर आनी शुरू हो गई हैं। हालांकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों को मैंने हमेशा फौकियत दी है। उनकी स्कूलिंग, उनकी एजुकेशन को मैंने हमेशा प्रायोरिटी रखा है। अगर वो हमेशा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स रहे हैं तो मेरी वजह से, और अब आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं। देखो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तो वो फ्लॉज पॉइंट आउट कर रहा हूँ जो मुझे अपने बच्चों की तरबियत में नजर आ रहे हैं। अच्छी तालीम और एकेडमिक परफॉर्मेंस तरबियत का एक हिस्सा है। ज़ारून और सारा प्रोफेशनली बहुत अच्छे हैं, लेकिन रिलेशनशिप बनाने, चलाने, कॉम्प्रोमाइज करने की सलाहियत से महरूम है, और उनकी ये खामी हमारा कसूर है। मैं नहीं मानती। आप ज़ारून के मामले में बिला वजह सारा को घसीट रहे हैं। सारा जो भी कुछ कर रही है, अपनी जिंदगी के हवाले से जो फैसले कर रही है, वो बिल्कुल ठीक है। तुम सारा को समझाने के लिए तैयार नहीं और ज़ारून मेरी बात समझने के लिए तैयार। मसला दोनों का एक ही है, चाहे तुम मानो या ना मानो। फरहान, मैंने बहुत दफा तुम्हें बताया कि मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी, लेकिन तुम सीरियसली नहीं लेते हो। तुम समझते हो मैं मजाक कर रही हूँ, डिवोर्स जैसे स्टेप नहीं उठाऊंगी। हाँ, मैं ये समझता था कि हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि इतनी छोटी छोटी चीजों को तुम इसे तोड़ने की वजह नहीं बनाओगी। छोटी छोटी बात है फरहान, जो बात तुम्हारे लिए छोटी है ना, मेरे लिए बहुत बड़ी है। इट्स माई बेसिक राइट। अपनी मर्जी से शौहर को बताए बगैर मुंह उठा के किसी के साथ भी कहीं भी फिरते रहना तुम्हारा बेसिक राइट है। तुम मुझसे फिर से लड़ने आ गए हो ना? नहीं, मैं यहाँ पैचअप की आखिरी कोशिश करने आया हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा था कि तुम्हारे पास जाके एक्सक्यूज कर लूँ ताकि तुम अपनी डिवोर्स का मुतालबा वापस ले लो। तो मैं यहाँ आ गया। सारा मैंने एक्सक्यूज भी कर लिया, और मेरा ख्याल है अब इस मसले को यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। मसला सिर्फ तभी खत्म हो सकता है फरहान, जब तुम अपने आप को बदलोगे। सारा, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारी सारी बातें सुनने और शिकायत दूर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी उतनी ही फ्लेक्सिबिलिटी शो करने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों पर मुझे एतराज़ है, उन बातों पर तुम्हें भी। मैं अपने आप को नहीं बदलूंगी फरहान, मैंने कह दिया है। तुम्हें एडजस्ट करना होगा अपने आप को मेरे अकॉर्डिंगली, और अगर नहीं कर सकते ना, तो मेरे ख्याल में इस रिश्ते को और अटकाने की जरूरत नहीं है। खत्म करो। ठीक, जो तुम्हें ठीक लगता है फिर वही कर लेते हैं। तो तुम्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। लॉयर्स अपना काम अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं। मैं अपने लॉयर को कह दूंगा कि वो डिवोर्स के पेपर्स तैयार कर लें और तुम्हें भिजवा दें। फाइन, डू दैट।
वैसे आपा, आपके तो ऐश हो जाएंगे पोस्टिंग के बाद। मेरे कौन से ऐश होंगे? लो, ऐश नहीं होंगे क्या? गाड़ी मिलेगी, घर मिलेगा, नौकर मिलेंगे। सिंध में मेरी पोस्टिंग करनी उन्होंने किसी जंगल में। 2 कमरों का घर होगा, 1 खटारा गाड़ी, जिसके साथ 1 अदद ड्राइवर और गार्ड। 25,000 की सैलरी मिलेगी मुझे। इससे बेहतर तो मुझे प्राइवेट सेक्टर में मिल रहा था। अगर उसी जॉब के साथ रहती तो आज 1 लाख का पैकेज मिलता मुझे। मगर आपा, ऑफिसर तो ऑफिसर होता है ना, भले ही फिर वो किसी 1950s की किसी पुरानी गाड़ी में क्यों ना घूम रहा हो, है ना अम्मा? हाँ, यही हमारी बीमार ज़हनियत है, जिसकी वजह से लोग डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनने के अलावा और कोई ख्वाब ही नहीं पालते। ऐसे मुझे कोई ऐसा प्रोफेशन बताओ जहाँ इतने मराहत मिलते हो बेटा। ये गवर्नमेंट की जॉब ही है जहाँ सर पे छत भी मिलती है। और इस सर पे छत के लिए 24 घंटे चक्की में पिसना पड़ता है। हर चीज़ की कीमत होती है अम्मी, कोई चीज़ मुफ्त की नहीं मिलती। हाँ, सच कहती है तुम, वाकई किसी को कभी भी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। वैसे कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत सारी चीज़ें मुफ्त में भी मिल जाती हैं। अच्छा, किनकी बातें कर रही हैं आप? जुनैद, मैं ज़ारून को समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। ये मसला इस तरह हल नहीं हो सकता। अस्मारा को भी अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी, और फ्लेक्सिबिलिटी के बगैर तो कोई रिश्ता नहीं निभ सकता। मैं 1 दफा ज़ारून को समझाऊंगा, 2 दफा समझाऊंगा, लेकिन एक बालिग मर्द की सोच नहीं बदल सकता मैं। तुम्हारी बात समझ सकता हूँ यार, तुमसे मुत्तफिक भी हूँ, लेकिन अस्मारा के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं उनके पेरेंट्स से कह सकता हूँ कि वो अपनी बेटी को समझाएं, लेकिन जब मैं अपनी बेटी को किसी भी रिश्ते के मामले में कॉम्प्रोमाइज करना नहीं सिखा सका तो दूसरे की बेटी से क्या तवक्कुल रख सकता हूँ? सारा का मसला हल नहीं हुआ क्या? हल होने की बजाय मजीद बिगड़ गया। सारा डिवोर्स मांग रही है। लेकिन क्यों? फरहान और सारा के इख्तलाफात इस हद तक पहुंच चुके हैं। फरहान तो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत नेक, तमीजदार, और उसकी आदत भी अच्छी है। इसमें फरहान का ज्यादा कसूर नहीं है जितना सारा का है, और मैं हेल्पलेस हूँ। सारा अदालत से ज्यादा करीब है और अदालत हमेशा उसकी साइड लेती है। फरहान का लॉयर आया था आज मेरे ऑफिस में। फिर डिवोर्स के मामला तय करने के लिए डिवोर्स पेपर भी साथ लाया। और सारा का हक महर और बाकी सामान, उसके बारे में क्या कहा उसने? हक महर देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर डिवोर्स सायरा ले रही है तो हमें हक महर नहीं लेना चाहिए। वैसे भी सारी ज्वेलरी इसके लॉकर में है। फरहान ने कहा है कि वहां से जायज उठवा लो। हाँ तो सही है ना, उठवा लीजिए आप, बल्कि मैं खुद जाऊंगी लेने के लिए। वो लिस्ट थी तुम्हारे पास जहेज के सामान की, वो है अभी भी? जी मम्मी है। मुझे वो दे देना। एक अंबार है चीजों का जो लेकर आना होगा वहां से। बेटा, आखिरी बार अपने फैसले पर गौर कर लो। जुनैद, सारा फैसला कर चुकी है और बहुत सोच समझ के कर चुकी है। अब आप प्लीज इस मामले को खत्म होने दें। ठीक। I think you're actually confused. और मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम लाइफ पार्टनर के हवाले से काफी इनसिक्योर हो। I think you're afraid that you won't be able to dominate your wife. जिस बात मुझे हैरानी होती है वो ये है कि तुम जैसा एजुकेटेड और लिबरल आदमी इस तरह की नैरो माइंडेड सोच कैसे रख सकता है? ठीक है सामा, मैं मानता हूँ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ और बहुत इनसिक्योर हूँ, लेकिन मैं अपनी बीवी को हर किस डोमिनेट नहीं करना चाहता। मैं बस ये नहीं चाहता कि मेरी बीवी को वो वाली आज़ादी मिले जो कि माँ और सारा के पास है, एंड ओनली बिकॉज मैंने हमेशा देखा है कि मेरा घर, मेरा बाप, मेरी फैमिली इन चीज़ों से इफेक्ट हुई है। हाँ, लेकिन अस्मारा तुम्हारी मदर की तरह वर्किंग वुमन तो नहीं है।
एटलीस्ट इस हवाले से तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ उसामा, वो वर्किंग वूमन नहीं है, लेकिन सोच के एतबार से वो मेरी माँ से कई ज्यादा आजाद ख्याल है। एटलीस्ट मेरी माँ अपने मर्द दोस्तों के साथ उठ के तो नहीं चली जाती ना कहीं पे भी, जिस तरह अस्मारा करती है। लेकिन ज़ारून, अस्मारा कितनी आज़ाद ख्याल है इस बात से तुम पहले भी वाकिफ थे। You knew how she was and you knew how she was before you said yes to getting engaged to her. तो तुमने उससे पहले क्यों नहीं मना कर दिया? तो मैं मान रहा हूँ कि मैंने गलती की है यार, सोच समझ के ये फैसला करना चाहिए था मुझे। आखिर तुम किस तरह की लड़की चाहते हो? I don't have an ideal in mind. कोई तो आइडियल होगी। I mean, जिसकी बेसिस पे तुम उसको जज कर रहे हो, जिन आइडियल्स पे ना उतरने पे तुम उसको छोड़ने को तैयार हो। Sama, before you jump the gun, I'd like you to know कि मैं वाकई में अस्मारा को पसंद करता हूँ और शायद मैं उससे मोहब्बत भी करता हूँ। और ज़ारून, तुम्हारी मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज करना नहीं जानती? नहीं, मेरी मोहब्बत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। फिर तुम इससे मोहब्बत नहीं कह सकता। You know what I think? I think this is mere infatuation. सामा, मैं हरगिज़ भी ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जो मर्दों के साथ इस कदर बेतकल्लुफ हो जिस तरह अस्मारा है। तो तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी की लड़कों के साथ दोस्ती ना हो? यार, इशू मर्द और औरतों की दोस्ती का नहीं है, इशू है उस लेवल ऑफ फ्रैंकनेस का जो कि वो दिखाती है मर्दों के साथ, which I find inappropriate. Sir, I think you're being a hypocrite. वही लेवल ऑफ फ्रैंकनेस मैंने खुद तुम्हें दिखाते हुए देखा है अपनी ख्वातीन दोस्तों के साथ। हाँ, दिखाता हूँ मैं मानता हूँ, और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी मर्द किसी भी सिटिंग में मेरी वाइफ पे कमेंट करे कि वो किस तरह के कपड़े पहन के आई थी, कैसी लग रही थी, उसका फिगर कैसा है। I know that happens. और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के साथ कोई लेबल्स अटैच हो। ज़ारून, I really don't think जिस तरह की लड़की तुम चाह रहे हो उस तरह की लड़कियां आजकल हैं भी। और if you think कि इस तरह की लड़की कोई है तो मुझे एक एग्जांपल दिखाओ। कशफ मुर्तज़ा। You're serious? Let me remind you, this is the same कशफ मुर्तज़ा जिसको तुम यूनिवर्सिटी में हेट करते थे। Okay, I understand we had our differences, but I like her habits. और मैं इस बात को कोट कर सकता हूँ किसी के भी सामने। ज़ारून, मैंने दुनिया में बड़े बड़े बेवकूफ़ आदमी देखे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट तुम जैसा बेवकूफ़ आदमी नहीं देखा। You know what, I actually think you're confused. If you weren't confused, you wouldn't quote Kashif Murtaza. सामा, मैं तुम्हें मिसाल दे रहा हूँ। I'm not telling you about my likes and dislikes. हाँ, लेकिन ये बात तुम्हारे सबकॉन्शियस में तो थी ना। अगर नहीं होती तो तुम कशफ और अस्मारा को कंपेयर ना कर रहे होते। बहरहाल, ये वो बात नहीं जो तुम सोच रहे हो। Come to think of it, कशिफ वाकई इतने सालों से मेरे सबकॉन्शियस का एक हिस्सा रही है। सामा भी ठीक है, आखिर मैंने अस्मारा को सिर्फ उसी के साथ क्यों कंपेयर किया? क्या ऐसा है कि नापसंदीदा होने के बावजूद वो औरत उस आइडियल के बहुत करीब है जिसे मैं पसंद करता हूं? या फिर सामा की ये बात भी ठीक है? मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं या खाइफ हूं एक नई कमिटमेंट और रिलेशनशिप से। अच्छी जगह है बेटा, ज्यादा मसरूफ तो नहीं हो? वीकेंड पे ज़्यादा मसरूफियत नहीं होती। बैठे, यहाँ पे कोई सोशल लाइफ भी नहीं है। 8-9 बजे सब कुछ बंद हो जाता है। छोटा शहर है ना, इसलिए घर के अंदर कोई एक्टिविटी ढूंढनी पड़ती है। अच्छा है ना कशफ, तुम्हें घरदारी आ जाएगी। मम्मी, मुझे घरदारी में कोई शौक नहीं है, अपना घर साफ सुथरा रखने में शौक है बस। शनीला तो कह रही थी वो आपके साथ आएगी, वो क्यों नहीं आई? अरे बेटा, उसका बस चले तो हर वीकेंड पे आ जाए, लेकिन उसकी पढ़ाई है बेटा, पढ़ाई का हर्ज होगा।
ले आती ना, वीकेंड गुजार के वापस चले जाती वो। तुम जानती हो उसकी आदतों को, बिल्कुल बच्चों की तरह है। वीकेंड पर आती और यहीं रह जाती। चले चाय मंगाओ? हाँ हाँ जरूर। तुम्हारे अब्बा तुम्हें सलाम भेज रहे थे बेटा, बहुत पूछ रहे थे तुम्हारा, बल्कि आने का कह रहे थे। हमाद की तो पूरी कोशिश थी कि मेरे साथ ही आ जाए, उसे बहुत शौक है तुम्हारा सरकारी घर देखने का। छोड़े उन्हें अम्मी, रहने दें। किसे? आप जानती हैं मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। कश्यप बेटा, तुम अपने अब्बा को माफ कर दो ना। आपने अब्बा को माफ कर दी? हाँ। उन्होंने आपसे माफी मांगी? मुझे इंसानों की मुनाफिकत से सख्त नफरत है। पता, मुझे सिर्फ वो लोग पसंद हैं जो अपनी दुश्मनियां दूसरों के हालात बदलने के साथ उसे खत्म नहीं कर देते। अरे कश्यप, इसका क्या मतलब? कभी कभी तुम मुझे बिल्कुल भी समझदार नहीं लगती। लगता ही नहीं बेटा कि तुम इतना पढ़ी लिखी हो, अपने पैरों पे खड़ी हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर। क्यों, ऐसी भी क्या बात कह दी मैंने? अरे बेटा, जिंदगी में हालात बदलते ही लोगों के रवैये बदल जाते हैं, और शायद इंसान अपने हालात बदलने की कोशिश करता ही इसीलिए ताकि लोगों के रवैये बेहतर हो जाए। मैं अब्बा को कभी माफ नहीं करूंगी। उनके लिए मेरे दिल में जरा बराबर इज्जत नहीं रही। तुम्हें मालूम है बेटा, वो ये बात जानते हैं। वो जानते हैं कि तुम लोगों की जिंदगी में उनका कोई रोल नहीं। वो ये भी जानते हैं कि उनकी बेटियों की कामयाबी में उनका कोई भी हिस्सा नहीं है, और किसी भी बाप के लिए ये बात बहुत अजियतनाक होती है। और शायद यही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अपनी बेटियों की जिंदगी में उसका कोई हिस्सा नहीं है, कोई रोल नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम उन्हें सजा देना चाहती हो तो। मुझे अब्बा को सजा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है अम्मी। वो मेरी जिंदगी का फोकस नहीं रहे अब, तो मुझे तकलीफ भी नहीं पहुंचाते अब। हर चीज का वक्त होता है, और जब इंसान उड़ना सीख जाता है तो फिर किसी की उंगली पकड़कर चलने की कोई जरूरत नहीं रहती। इसीलिए तो मैं कहती हूँ बेटा, अपने बाप को माफ कर दो। अम्मी, इसके लिए जरूरी है कि वो ये बात मुझसे खुद कहें, लेकिन वो कभी नहीं कहेंगे। उनको तो कोई शर्मिंदगी, नदामत, एहसास जुर्म कुछ नहीं है। और पता है अम्मी, सबसे तकलीफ दे बात क्या है? वो सिर्फ ये कि अब्बा एक टिपिकल मर्द निकले, तंग नजर, खुदगर्ज, मफाद परस्त, और ये कि हमारे जिंदगी में आने वाले मसाइल का जिम्मेदार हमारा माशरा नहीं, मेरा अपना बाप था। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाती है। मैं तुम्हारी तकलीफ ही तो कम करना चाहती हूँ बेटा। अब ये काम नहीं कर सकती अम्मी। ये जो आप करने की भी कोशिश कर रही हैं, इससे मेरी तकलीफ में इजाफा होगा। सारी जिंदगी अब्बा अपनी जिंदगी में मगन रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ खुश। तो मैं चाहती हूँ कि अभी भी वो अपनी तवज्जो वहीं रखे ना। फिर अब बाप की शफकत बांटने की अहमकाना कोशिश ना करें। Here she is. Welcome. She is Kashif Mortaza, and he is Albert Mitchell, and Fiona Edwards.
Zareen Junaid. He is a foreign office coordinator for us. हेलो। हेलो। नंबर लिखा दो। ऑफिस का लिख लो। ऑफिस का लेके क्या करूँ? तुम 24 घंटे उस पर अवेलेबल तो नहीं होती? 24 घंटे में सेल फोन पे भी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, ना अवेलेबल हो मैं बजाज साहब को कॉल कर दूंगा। धमकी ना दो मुझे। धमकी तो नहीं दे रहा मैं। It's very good to see you after a long time. बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं हुई। नंबर लिख लो। बोलो। ये दो।